So hi, welcome back, and now we are going to look at the question number 12. Now this question number 12 and onwards we are going to cover up two concepts. The rest of the concepts that has been left in the entire chapter. So लिवरेजेस का मतलब हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, दूसरे लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब देखा था। हमने ये भी देखा था कि पहले लेक्चर में कितने तरह के लिवरेजेस होते हैं, तीन, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ऑपरेटिंग लिवरेज हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा, और आपने लास्ट वाले लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था आपका चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये दो चीजें हमने देखी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपको यह बताता है कि सर 1% सेल्स में बदलाव करने से ईबीआईटी मेरा कितना बदलता है, कितना परसेंटेज बदलता है। अब वही जो टेबल हमने ड्रॉ किया था या चार्ट हम बोल सकते हैं उसको, वापस से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हमने लिया था सर रेवेन्यू, हमने लिया था वेरिएबल कॉस्ट, फिर लिया था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद हमने लिया था फिक्स कॉस्ट, और फिर ईबीआईटी। मैंने कहा था इस वाले लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके आगे जो यूज़ होगा वो इस लेक्चर में होगा। अब ईबीआईटी में से आप माइनस करते हैं सर इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट आपने हो सकता है डेट लेके आए हो कंपनी में, डेट रेज किया हो, या लोन लेके आया हो, उस पे देना पड़ रहा हो। बैंक गए, बैंक से भर भर के पैसा लेके आ गए लोन में, अब भर भर के देना भी पड़ेगा इंटरेस्ट में। डेट होल्डर से पैसा लेके आ गए, डेट होल्डर्स को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज समथिंग जिस पे आप फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं। और उसके बाद आता है सर ईबीटी, इसमें से आप टैक्स माइनस करते हो, फिर आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो, फिर आता है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हो, तो आता है ईपीएस। ये है पूरा का पूरा चार्ट। अब जो फाइनेंशियल लिवरेज की बात हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज से शुरू करता हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बताता था कि किस लिमिट तक या आपकी क्या कैपेसिटी है फिक्स कॉस्ट को कवर करने की। ये जो फिक्स कॉस्ट होती थी ये ऑपरेशंस से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट होती थी, जैसे कि रेंट पे करना हो गया, सैलरी पे करना हो गया। आप काम करें ना करें आपको ये सब खर्चे उठाने पड़ते हैं, ये फिक्स कॉस्ट है। वैसे ही अब फाइनेंशियल लिवरेज में इंटरेस्ट काम आएगा, और ये सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों काम आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। 90% ऑफ द टाइम आपको ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ रहेगा, इसीलिए आप कहीं और भी सोर्सेस में देखेंगे तो आपको इसकी बात कहीं नहीं करते हुए देखेंगे लोग, या कोई भी किताब। बाद में बात की जाएगी जब प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है। फाइनेंशियल लिवरेज में हम कौन सी फिक्स कॉस्ट देखते हैं? सर लिवरेज में दोनों जगह पे फिक्स कॉस्ट देखते हैं। पहले ऑपरेटिंग लिवरेज में ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते थे, फाइनेंशियल लिवरेज में फाइनेंसिंग कॉस्ट देखेंगे। हमारी क्षमता कितनी है कि हमने जो पैसा उधार लाया है, भले ही वो डेट वालों से लाया हो, लोन वाले से लाया हो, प्रेफरेंस वाले से लाया हो, उस पे जो फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, इंटरेस्ट के रूप में हो या प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में हो, ये बियर करने की हमारी क्षमता कितनी है, एबिलिटी। सो अगर आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कंसिडर करते थे तो ये दो फैक्टर लेते थे, फिक्स कॉस्ट के ऊपर वाला, फिक्स कॉस्ट के नीचे वाला। अब फाइनेंशियल लिवरेज में अगर हमको फाइनेंसिंग कॉस्ट कंसिडर करनी है तो ये दो फैक्टर लेंगे, ईबीआईटी और ईबीटी। सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। सो फिगर्स लेके चलते हैं, हम कुछ समझाता हूँ उसी के माध्यम से। 100, 40, 60, 30, 30, लेट से इंटरेस्ट 10 है, ईबीटी 20, यहीं पे रुक जाए 10, और ईएटी 10, 50% टैक्स। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ऐसे फिगर्स ले रहा हूँ। अब अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज निकालना चाहे तो ईबीआईटी आपका आ रहा था 30 और ईबीटी आ रहा था 10। चेक करो, ईबीआईटी 30,
EBIT 30 और EBT 20 है, सॉरी। ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज आता है 1.5। अब एक तरह से अगर आप ध्यान दोगे तो आपका बिफोर टैक्स फिगर 1 आप कितना कमा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा आ रहा है आपका यहाँ पे कि आपके पास में 3 गुना कैपेसिटी है आपकी। अगर आप इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई EBIT करोगे तो 10/30, सॉरी मैंने गलत ले लिया, EBIT बाई इंटरेस्ट अगर आप करोगे तो EBIT बाई इंटरेस्ट अगर आप करोगे तो ये आता है 30/10, यानी कि 3 गुना कैपेसिटी है आपके इंटरेस्ट कॉस्ट को बियर करने की। जस्ट हो मिनट। हाँ, चलिए सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे को कभी कभी फ़ोन उठाना पड़ता है लेक्चर के बीच में। उसका मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अब दिन भर में कॉल्स बहुत सारे आते हैं और 90% ऑफ द कॉल्स मैं उठाता ही नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनल नंबर पे एक ऑफिशियल नंबर है, वो ऑफिस में ही रहता है और मैं मतलब हार्डली ऑफिस जाता हूँ तो उसको चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज़ उस पर फ़ोन नहीं लगता। तो आप लोग अगर लगाओगे तो मेरे को फ़ोन डायरेक्टली कभी लगता ही नहीं है। पर्सनल नंबर आपका मेरे पास होगा तो लग जाएगा, लेकिन अननोन नंबर्स होते हैं तो उनसे भी मैं कॉल्स नहीं उठाता। इसके पीछे का रीज़न ऐसा नहीं है सर कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, या मैं मतलब आप अगर बोलोगे कि सर बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, बहुत एरोगेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि आप अगर कॉल्स उठाने में चले जाओ बहुत सारे, तो उस केस में आपका टाइम बहुत चला जाता है और टाइम जाने की वजह से आप अपनी मेन एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे काम जो होता है रिकॉर्ड करना या पढ़ना, उस पर फोकस नहीं कर पाते। अब चलो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग के बाद जो टाइम बचा उसमें भी मैं फ़ोन इसलिए नहीं उठा सकता सर, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ना होता है, कुछ सोचना होता है, कुछ डिसीजन लेना होता है। दिन भर में कॉल 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 उठा उठा के ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जब फ्री टाइम मिलता है ना, तब भी आपका दिमाग नहीं चल पाता। सो इसी वजह से मैक्सिमम टाइम आई अवॉइड। लेकिन कॉल्स मैं तभी उठाता हूँ जब वो एकदम घर वालों के होते हैं, या फिर घर वालों के या फिर एकदम क्लोज फ्रेंड होते हैं जिनको काम होता है उससे उस समय पे। अदरवाइज़ तो मैं वो भी नहीं। एंड दिन भर ये एक्टिविटी चलती रहती है। नहीं तो घर वालों के लिए तो मैं अपने पापा का बेटा हूँ, मम्मी के लिए मैं उनका बेटा हूँ। तो मैं कितना भी एक सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँ या टीचर बन जाऊँ, आप लोगों से बहुत प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन घर पे मेरे को डांट पड़ती है और इट्स ऑल फाइन ना। तो उनके लिए तो मैं वही हूँ, मैं कितना भी बड़ा हूँ या छोटा हूँ, उनके लिए मैं अच्छा ही रहूँगा हमेशा। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है रियल लाइफ में। एंड दैट्स वाई कभी कभी होता है कि सर रिकॉर्डिंग के बीच में या फिर लेक्चर्स के बीच में फ़ोन उठाना पड़ता है, एंड इट्स ऑल अबाउट द अर्जेंसी ओनली। सो हो सके कोशिश तो माफ़ कीजिएगा, कभी कभी मैं जब फ़ोन मतलब पॉज पे डाल देता हूँ या फिर बीच में ये कर लेता हूँ। हार्डली इट विल हैपन, आई विल ट्राई कि मैक्सिमम टाइम में ये ना हो। तो चलो सर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, वापस से रिवाइज करता हूँ, ये सब छोड़ो अभी ध्यान से। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था सर? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाई EBT, 30/20, 1.5 आ रहा है आपका। सो दिस इज व्हाट शोज कि आपका इंटरेस्ट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। सो अब धीरे धीरे हम देखेंगे, आगे पढ़ते हैं और उसके बाद उसको समझेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स कॉस्ट। ध्यान दो, फंड्स का इस्तेमाल करना किस तरह के? डेट, प्रेफरेंस और लोन विद अ फिक्स कॉस्ट, जैसे कि परसेंटेज इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर
फाइनेंसिंग क्यों करवाते हो आप? डेट का, प्रेफरेंस का, लोन का पैसा क्यों उठाते हो? इक्विटी से भी उठा सकते हो, तो वहां से क्यों उठाते हो? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जवाब है इसका, क्योंकि ये पैसा सस्ते में मिलता है तो प्रॉफिट आपका बच जाता है। जितना भी आप कमाते हो उसमें से 10 रुपए इक्विटी वालों को देने थे, तो हो सकता है 7 या 6 ही रुपए इनको देना पड़े उतने ही पैसों के लिए। तो अगर 10 में से 6 रुपए इनको दे दिए तो 4 रुपए एक्स्ट्रा बचते हैं, और उनसे वो 4 रुपए एक्स्ट्रा किसके लिए बचेंगे? इक्विटी वालों के लिए ही बचेंगे। सो अर्निंग पर शेयर आपकी बढ़ जाती है अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस या लोन कम रही तो। इन अदर वर्ड्स, अगर कंपनी यूज करती है फंड्स ऑन विच इट पेज लिमिटेड रिटर्न, इट इज द यूज ऑफ द मनी, पैसों का इस्तेमाल करना जिसमें सिर्फ लिमिटेड अमाउंट पे करनी पड़ती है। अब इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है? इक्विटी के अगर आपने पैसा लिया तो जितना कमाया सारा इक्विटी वालों का होता है, लेकिन डेट में, प्रेफरेंस में, लोन में ऐसा नहीं होता। जितना कमाया उन पैसों से सारा उनका नहीं होता, उनका सिर्फ एक लिमिटेड परसेंटेज होता है जो उनको देना पड़ता है। फाइनेंशियल लिवरेज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फंड्स ऑब्टेन्ड एट अ फिक्स्ड कॉस्ट in the hope of increasing the return to the common stockholders. So in debt, प्रेफरेंस लोन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट का लेवल बढ़ा सके। फाइनेंशियल लिवरेज इज नथिंग बट द EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT डिवाइडेड बाय EBT। आगे देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म होता है। नाउ व्हाट इज, अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, डिग्री ऑन फाइनेंशियल लिवरेज थोड़ा टाइम में आएंगे हम वहाँ पे। कहाँ थे हम? अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है? फटाफट मैं फिगर्स लूंगा। वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, EBT, सॉरी, इंटरेस्ट और EBT। मान लो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारा EBIT कितना रहा था? 30। मैं 4 से 5 सिचुएशन आपको लेके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ले लो, पहले था 10 लिया था ना मैंने, 10, 20, 15, 20, 30, 35। EBT 20, 30 बाय 15, 30 माइनस 15 इस 15, 10, 0, -5। फाइनेंशियल लिवरेज निकालो। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है सर? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब EBIT इज 30 डिवाइडेड बाय 20, अगर आप करोगे दैट्स 1.5। 30 बाय 15 2, 30 बाय 10 3, दिस इज 1, नो दिस इज नॉट 1, दिस इज व्हाट, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड बोल सकते हैं हम उसे। अनडिफाइंड नहीं आएगा सर, ये 0 आएगा ना। 30 बाय 0 इज अनडिफाइंड। 30 बाय 0 इज 0 यार, 30 बाय 0 इज 0 नहीं बोलेंगे इसको। अनडिफाइंड बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। अनडिफाइंड यानी फाइन इंटरेस्ट की कॉस्ट है ही नहीं। एक बार मेरे को इसका कंफर्म देखने दो, या तो अनडिफाइंड या तो 0। ये अनडिफाइंड ही आएगा फिलहाल के लिए तो। सो इसको रहने दो ऐसा। एंड 30 डिवाइडेड बाय -5 अगर आप करोगे तो दिस इज -6, ठीक है? अब ध्यान दो, मैंने EBIT का लेवल हर जगह पे सेम रखा है, 30 30 30 30 30। अब सिर्फ जो बदलाव आ रहा है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में, वो बदलाव है आपका इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है EBT, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। सो एक चीज ध्यान में अगर आपके आ रही होगी, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे फाइनेंशियल लिवरेज भी मेरा बढ़ रहा है।
1.5, 2, 3, 6 निगेटिव हो चलता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 है, नंबर्स में बढ़ा है, फर्क पड़ता है। निगेटिव में तो कितना भी हो वो गलत ही जा रहा है, निगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर कि फाइनेंशियल लेवरेज जितना ज़्यादा है, निगेटिव हो या ज़्यादा हो, निगेटिव हो या ज़्यादा हो, फाइनेंशियल लेवरेज उतना बुरा है, अच्छी बात नहीं है सर ये हमारे लिए कि हमारा फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज का बढ़ना इंडिकेट करता है कि आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और आपके पास में फिर प्रॉफिट कम बचा है इक्विटी वालों के लिए, या आप उसको प्रॉपरली कवर नहीं कर पा रहे हैं ईबीआईटी से। ये समझ में आ रहा क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज भी इसी तरह से है। तो लिवरेज ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं होती। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 60 का था ना, कंट्रीब्यूशन 60 60 60, अच्छा यहाँ तो यार फिक्स कॉस्ट फिक्स थी ना, ठीक है, अभी तो नहीं बदल सकता उसको, बाद में देखेंगे। वैसे ही फिक्स कॉस्ट भी अगर आप बदलोगे ना, इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे फिक्स कॉस्ट रख दो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी, तो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज भी बढ़ता नजर आएगा। तो ये भी अच्छी बात नहीं है अगर फिक्स कॉस्ट बदल रही है तो। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की। यही वाला टेबल मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आपको इसमें याद होगा तो हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या लिया था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, या आप परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं उसमें रेवेन्यू की जगह, क्योंकि सेम ही इम्पैक्ट आता है। ये था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज? DFL. This is going to be percentage change in something divided by percentage change in something. Earning per share EBIT. क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज, रेशियो है ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। सो ध्यान देंगे, EPS में चेंज और EBIT में चेंज, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले का मतलब क्या होता है ये हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सो मैं फिर से फिगर्स लेता हूँ कुछ। रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के बाद में आएगा आपका EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT। फिलहाल मान के चलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर, और EPS। फिगर्स लो, 100, 40, 60, 30, 30, 10, 20, 50% टैक्स में 10, तो 10, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख तो 5। ये है सारा का सारा खेल। अब हम एक काम करते हैं, रेवेन्यू बदल देते हैं। रेवेन्यू लेट से बदल के कर देते हैं 120, 120 से ये आ जाएगा 48, 48 पे आ जाएगा आपका 72, 72 में से फिक्स कॉस्ट गई 30, बचा कितना 42, 42 में से 10, इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट उस फिक्स है इसीलिए उतना ही है। ये 32, 16, फिर बचा 16, 2 और ये 8 EPS। तो अब देखो कैलकुलेशन क्या बोलता है। आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT 30 से 42 हुआ तो कितना, 12/30, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 40% डिवाइडेड बाय 20, तो ये आएगा 2 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और वही आप अगर इधर ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय
इसमें सब कुछ रिवाइज करेंगे अपन। सो कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 72, सॉरी पुराना वाला ही लेंगे ना, 60 डिवाइडेड बाय 30, तो वो 2 हो रहा है। अब हम बात करते हैं सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की और फाइनेंशियल लिवरेज की। सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है हमारा EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT है हमारा 30, EBT है 20, तो ये आ गया 1.5। दिख रहा है आपको? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। सो ध्यान दो, 5 से 8 हो जाना यानी 3 रुपए से बढ़ा। 3 रुपए 5 में कितना होता है? 60%। और EBIT कितने से बढ़ा? 30 से 42, 40% बढ़ा ना, ऊपर भी तो लिया है, यानी कितना? 1.5। तो एक चीज समझ में आ रही क्या आपको? यहां से निकालो कि यहां से निकालो, 1.5 सेम आता है। यहां से निकालो कि यहां से निकालो, 2 सेम आ रहा है। फॉर्मूले बदल रहे हैं, मतलब भी बदलेगा, लेकिन आंसर सेम आ रहा है। सो ऑपरेटिंग लेवरेज 2 का मतलब क्या होता है? हर 1% रेवेन्यू में चेंज के लिए 2% EBIT चेंज होता है। तो सर फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.5 का मतलब क्या है कि 1% से अगर EBIT बदलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT 1% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बदलेगा, तो 1.5% से 1.5% से अर्निंग पर शेयर भी बदलेगा। EPS 1.5% से EPS भी बदलेगा। टैक्स का रेट चेंज करके देखते हैं। कि कोई फर्क पड़ता है क्या? टैक्स ले लो 30% है तो 6 और 32 का 9.6, 20 में से 6 गया 14, आंसर आता है 7। 32 माइनस 9.6 22.4, आंसर आएगा 11.2। और देखो 7 के 11.2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 into 100, so that is around how much percentage? 60। अभी आपका चेंज होता है टैक्स के बदलने से, 30% हो गया ना। रुको एक बार देखने दो, 20 पे 30%, 6 माइनस किया तो 14 आएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7। 32 लेस 30% इज 22.4, 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इज 11.2, 11.2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। अब इस केस में आपका 60 आ रहा है ना, तो ये इस केस में अब आपका आएगा चेंज इन EPS इज 60। ओ सही बात है, और 40 और ये 1.5, यानी अभी भी EPS में बदलाव कितना? सिर्फ 60% का ही है। सो मैं क्या एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? टैक्स रेट आप ऊपर नीचे कितना भी करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप अगर यहां देखोगे EBT में, this is also 60% change, this is also 60% change and this is also 60% change। EBT, EAT और EPS तीनों 60% चेंज पे है। यानी आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
divided by percentage change in EBIT can also be written as percentage change in EAT divided by percentage change in EBIT या फिर percentage change in EBT divided by percentage change in EBIT प्रोवाइडेड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स के से फर्क पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर फिक्स कॉस्ट है, तो प्रॉफिट बदलेगा फिक्स कॉस्ट लेकिन फिक्स ही रहेगी। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये सारे फॉर्मूले एक ही आंसर देंगे आपको। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये डिटेल दी रहे, आप बोलोगे सर हमारे पास में ईपीएस की कोई डिटेल नहीं है, फिर भी फाइनेंशियल लिवरेज डिग्री ऑफ पूछा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है लिख लो यहाँ पे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का, जो मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए भी लिखाया था, हिंदी में लिखिएगा समझ में आ जाएगा, या फिर इंग्लिश में लिखो। फॉर एवरी 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लिखो फॉर एवरी 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज EBIT, EPS will change by 1.5%. EPS will change by 1.5%. ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे, और EBT will change by 1.5%, ये भी सही है, और EBT will change by 1.5%। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, EPS की हमेशा इंफॉर्मेशन क्यों, EBT की भी तो हो सकती है। तो ये था सर आपका फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं सर? आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 1% EBIT के बदलने से EPS कितना बदलेगा या EBT कितना बदलेगा। तो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सर ये वाला, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, अब तो याद हो गया होगा, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT, नंबर ऑफ शेयर और EPS। सो ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बताता है रेवेन्यू और EBIT के बीच का रिलेशनशिप की 1% से, ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आपका 2 है तो 1% से अगर रेवेन्यू ऊपर गया तो 2% से मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज EBIT ऊपर जाएगा। और फाइनेंशियल लिवरेज अगर आपका 1.5 है, इसका मतलब 1% से अगर EBIT ऊपर गया तो 1.5% से EPS ऊपर जाएगा, या आप बोलो 1.5% से EBT ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ये जो लेवल है ये ऑपरेटिंग लिवरेज की लाइन है, ये है फाइनेंशियल लिवरेज की लाइन। क्या अब सर आप एक चीज निकाल सकते हैं कि 1% रेवेन्यू के बदलने से EPS कितना बदलता है? यस, 1% रेवेन्यू के बदलने से EBIT 2% बदलता है, और 1% EBIT के बदलने से EPS 1.5% बदलता है। तो 2% EBIT के बदलने से EPS आपका 3% बदलेगा। यानी कि हर 1% रेवेन्यू के बढ़ने से EPS 3% बढ़ता है। ये मैं फॉर्मूले में लिख के बताऊंगा। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, 60 डिवाइडेड बाय 20, 3। सेल्स में 20% का चेंज हुआ, 100 से 120, EPS में 60% का चेंज हुआ। ये जो 3 है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि 1% रेवेन्यू में चेंज हुआ तो 3% EPS में चेंज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड लिवरेज। सबका मिला के एक साथ लिवरेज बताया गया है यहाँ पे, सब आ गया इसके अंदर में, ऊपर से लेके नीचे तक, रेवेन्यू से लेके EPS तक। दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड लिवरेज। सो कंबाइंड लिवरेज क्या है? कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज आपका 2 आया था, याद है? फाइनेंशियल लिवरेज 1.5 आया था, याद है? कितना? 3। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं उसको, और ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन EBIT। एक सेकंड,
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब अगर ध्यान दोगे तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कट जाता है, बचता क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी सॉरी ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस था 60, ये था 20, ये है 3। कहीं तरीके से निकाल सकते हो। कंबाइंड लिवरेज का मतलब और कुछ नहीं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का कॉम्बिनेशन है। अब नीचे लिखो कंबाइंड लिवरेज 3 का मतलब क्या होता है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 3 का मतलब क्या है? आपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज लिखा, आपने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज लिखा, अब आप लिखोगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। लिखो फॉर एवरी 1% चेंज इन रेवेन्यू, फॉर एवरी 1% चेंज इन रेवेन्यू अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में और अर्निंग बिफोर टैक्स will change by 3%. This is what degree of combined leverage is. ये मत लिखना this is what combined leverage is. For every 1% change in revenue, EPS will change by 3%. Combined leverage आपको ये बताता है कि रेवेन्यू में 1% बदलाव से EPS में कितना बदलाव आता है। रेवेन्यू, EBIT एंड देन EPS। ध्यान देंगे, सबसे ऊपर आएगा सर रेवेन्यू, फिर EBIT, फिर EPS। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज या ऑपरेटिंग लिवरेज, जो कि आया था 2। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज। समाप्त कर रहा हूं मैं, जो कि आया था 1.5। और सर इन सारे रिलेशन को क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज, जो क्या आया था 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। यह है पूरी कहानी। आओ, तो ये तो आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैं निपटाता हूँ 13 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? ब्रीफली एक्सप्लेन फाइनेंशियल लिवरेज एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये बहुत ही सिंपल है, पढ़ना आप समझ जाओगे। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी के भरोसे, इक्विटी के भरोसे या इक्विटी को दाव पे लगा के कंपनी में डेट लेके आना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर आप कंपनी में डेट कम लेके आते हो, बेसिकली कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर कम होते हैं डेट के, तो जो ईपीएस है वो बढ़ता है और उसका फायदा इक्विटी वालों को मिलता है। लेकिन अगर आपके डेट जो आपने लोन लेके आया उसका खर्चा कॉस्ट ज्यादा रही, तो उसका नुकसान इक्विटी वालों को भरना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब डेट लेके आना, इसका मतलब आप इक्विटी वालों को धोखे में डालते जा रहे हो। जितना डेट लाते जा रहे हो इक्विटी वालों को धोखे में डालते जाते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब उनके भरोसे पे ट्रेड करना। सो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड इज हाई, इट इज सेड दैट वी आर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, बाकी आप पढ़ लो, समझ जाएगा, कहानी खत्म। अब जैसे मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज लिया था, वैसे ही ये फाइनेंशियल लिवरेज है, सेम टू सेम। ध्यान देंगे, अगर फाइनेंशियल लिवरेज निगेटिव है तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ईपीएस भी निगेटिव जाएगा। अनडिफाइंड है तो देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस, मतलब हम ब्रेक इवन पॉइंट पे काम कर रहे हैं। यही ऑपरेटिंग लिवरेज में था। फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव है, यानी ईपीएस विल चेंज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ईपीआईटी। अगर फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ईपीएस भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि ईबीआईटी 10% से बढ़ा तो ईपीएस भी 10% से बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन सेम रहेगा, क्वांटिटी नहीं, मतलब एक्सटेंट सेम नहीं रहेगा। अगर ईबीआईटी ऊपर गया तो ईपीएस ऊपर जाएगा, बस ये बोलना है। कितना, ये तो हमारे को फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, बाकी तो सब सेम टू सेम है। एक बार आप पढ़ लोगे, ये भी सारी चीज़ें सेम है। एक बार जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने पता नहीं किया था एग्जाम्पल ले लेके, वैसे ही इसको डाल के देखो, आपको सब पता चल जाएगा। हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में देखा था कि अगर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी नहीं होता। यहाँ पे अगर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होएगा।
अगर फिक्स कॉस्ट हायर रही फाइनेंशियल कॉस्ट, तो आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी हायर रहेगा। ईबीआईटी अगर हायर रहा ब्रेक इवन पॉइंट से, तो हमारा ईबीआईटी ब्रेक इवन पॉइंट से हायर रहा, यानी हम अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा कमा रहे हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव आएगा, कम कमा रहे हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज नेगेटिव आएगा। When EBIT is lower than financial break even point, then financial leverage will be negative. ब्रेक इवन से कम कमा रहे हैं यानी कि लॉस में नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, वाई इज फाइनेंशियल लिवरेज नोन एज डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब एक तलवार जिसके दोनों साइड में क्या बोलते हैं, एज है, मतलब दोनों साइड से मार सकते हैं किसी को भी। जैसे हम तलवार पकड़ते तो ऐसे मारते ना, तो एक साइड से पेट में घुस जाता है, दूसरे साइड पे पेट में नहीं घुसता, क्योंकि वो सिंगल एज्ड स्वॉर्ड होती है। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब दोनों कहीं से भी डालो सालो पेट में, दूसरी तरफ से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ से, मतलब हम ये बोल सकते हैं उसको कि एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। या हम ये भी बोल सकते हैं कि चलो एक तरफ दुश्मन को मारने के काम आ रहा है, लेकिन उसका दूसरा एज हमारे तरफ भी है, यानी हमको भी नुकसान हो सकता है। और फाइनेंस में जो अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल लिवरेज से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज होना कंपनी में का मतलब होता है कंपनी में डेट लेके आना। उससे फ़ायदा क्या है? कंपनी में अगर आप डेट लेके आते हो तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ये पढ़ा है, अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो उससे ईपीएस या कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तो ये फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि आपको बचा कुचा प्रॉफिट इक्विटी वालों के लिए जाता है और वो ईपीएस में बढ़ोतरी हासिल करता है। आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो आप 10 रुपए ला रहे हो या आपने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, मान लो 8% का इंटरेस्ट रेट है, देना कितना है उनको साल के एंड में? 8 करोड़। लेकिन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% का, तो आप कितना कमाओगे उस पर? 100 पे 10% यानी 10 करोड़। 10 कमाया 8 दिया, यानी ये था ना, 10 कमाया 8 दिया, यानी 2 का बच गया। ये बचा हुआ पैसा किसके हो जाएगा? इक्विटी वालों को। तो ईपीएस बढ़ेगा। प्लस इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर रहे हो या 8 करोड़ का, उस पर टैक्स सेविंग भी होती है, उससे और बढ़ेगा ईपीएस। सो फायदा यह है कि कॉस्ट कम हुई तो टैक्स सेविंग से हमको फायदा होता है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा हुई आरओआई से, या आरओआई कम हुआ कॉस्ट ऑफ डेट से, तो कमाई कम भी हुई ना, तो वो नुकसान इक्विटी वालों को भरना पड़ेगा। ध्यान देंगे। कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड इज लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल हेल्प टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईपीएस, ये जो मैंने ऊपर बताया। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी अगर आपका रहा 12%, विल बी मोर देन द रिटर्न, लाइक 10% का आरओआई, तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। 100 करोड़ पे 12 करोड़ देने पड़ रहे हैं, कमा सिर्फ 10 करोड़ रहे हैं। इट विल अफेक्ट द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईपीएस। तो ये जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा आपने कमाया, कितना? 100 करोड़ पे 10, बांटना कितना है? 12, तो 2 करोड़ आएंगे कहाँ से एक्स्ट्रा? इक्विटी वालों को अपने जेब से देना पड़ेगा। तो इससे ईपीएस कम होएगा, इससे रिटर्न ऑन इक्विटी कम होएगा, विच इज अनफेवरेबल। सो अल्टीमेटली याद रखना, फॉर्मूला ये है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा इंटरेस्ट से, बहुत अच्छी बात है सर, हम ज्यादा कमा रहे हैं खर्चे से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द कमाई, तो ये फेवरेबल है, एडवांटेज है इसका। लेकिन अगर कम रहा तो ये अनफेवरेबल है, इससे नुकसान होता है। और सेम रहा 10% से खर्चा 10% की इनकम, तो इक्विटी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज न्यूट्रल पोजीशन, इससे ना आपको फायदा है ना आपको नुकसान है। सो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, भाई ये वाली सिचुएशन या पहले वाली सिचुएशन में आते हैं तो डेट ले लो कंपनी में, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। बड़े आगे एक बार पढ़ना, आपको समझ में आएगा काफी सारी चीजें। 17 ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ये हम देख चुके हैं। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इनटू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला। और फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज विल गिव यू द कंबाइंड लिवरेज, और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनता है कंबाइंड लिवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, सॉरी ईबीटी। हमारे इसमें देख लो, वो जो एग्जांपल लिया था, कंट्रीब्यूशन कितना है? 60, ईबीटी कितना है?
20 करके देखो, 60/20 आएगा 3, यही तो आ रहा था कंबाइंड लीवरेज में। और कंबाइंड लीवरेज को समझाने की जरूरत है? कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं सर, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का मिक्सचर है। इसमें फिक्स कॉस्ट भी कवर होती है, इसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट भी कवर होती है, सबका मिला के इज द कंबाइंड लीवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ये हम देख चुके हैं। आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज यानी कि ईबीआईटी में चेंज और सेल्स में चेंज, और फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि ईपीएस में चेंज और ईबीआईटी में चेंज। इस तरह से क्या होगा, ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर हो जाएगा कैंसल, बचेगा क्या सर, ईपीएस में चेंज और सेल्स में चेंज। यानी कि 1% का सेल्स बढ़ने से 3% आया था आंसर अगर, तो ईपीएस बढ़ेगा। यही बताया था ना मैंने, यही यहाँ पे कवर किया हुआ है। और लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही 19 वाला कि एनालिसिस दो, जैसे ऑपरेटिंग में दिया, फाइनेंशियल में दिया, वैसे यहाँ पे है। ये एक बार आप खुद टेस्ट करके देखो, ऐसा जितना ज़्यादा कुछ वो नहीं है। हायर फिक्स कॉस्ट है, सेम टू सेम रिपीट चीज़ें। फिक्स कॉस्ट हायर है तो कंबाइंड लीवरेज हायर है, सेल्स लेवल हायर है तो पॉजिटिव, सेल्स लेवल लोअर है तो निगेटिव, ये सब चीज़ें। और कोई फिक्स कॉस्ट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो कोई कंबाइंड लीवरेज भी नहीं है, खत्म कहानी। चले सर, खत्म हो गई कहानी यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस देखेंगे, सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ मैं फॉर्मूलेज में, जो फॉर्मूले आपको आगे याद रखने हैं। दो तरह के लीवरेज होते हैं सर, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लीवरेज इज नथिंग बट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है कंबाइंड लीवरेज, विच इज़ नथिंग बट ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। सो ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। उसके अंदर ईबीआईटी कट जाता है और बचता क्या है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी एज द फाइनल आंसर ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो ये 3 फॉर्मूले समझ में आए क्या? ऊपर के 2 फॉर्मूले और ये तीसरा तो बहुत इजी है। फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। सेल्स कर लो, ये बताता है कि सेल्स में 1% चेंज से ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज होएगा। दिस इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये बताता है कि 1% ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस में कितना चेंज होएगा। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज मिलता है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि उसके टाइम पे मेरे को और मेरे पास में फिगर्स होगी। लेकिन आई थिंक एक बेसिक आइडिया आपको आ ही गया है कि लिवरेज का मतलब क्या होता है। लिवरेज का मतलब फिर से बता रहा हूँ, बेसिक फिक्स कॉस्ट को कवर करना। फिक्स कॉस्ट 2 तरह की होती है, ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, एक फाइनेंसिंग से रिलेटेड होती है। जो ऑपरेशन से रिलेटेड होती है उसको बिजनेस रिस्क बोलते हैं, दूसरे वाले को फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क से कैलकुलेट किया गया लिवरेज इज ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल रिस्क से कैलकुलेट किया गया रिस्क इज फाइनेंशियल लिवरेज। और मतलब मैं समझाऊंगा फिगर्स के साथ साथ में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, नोट डाउन कर लो ये सारी चीज़ें, एक बार पढ़ लो, और क्वेश्चंस को मेरे शुरू करने से पहले आप ज़रूर सॉल्व करना। एटलीस्ट आप कैलकुलेशन पार्ट देख लो, बाकी समझाने का पार्ट मैं लेक्चर में ज़रूर करूँगा। सो बाय बाय फॉर नाउ।